मेरे प्रिय नौजवान साथियों, आप स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम दूसरा चैप्टर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव का विकास। मानव का मानव का विकास मानव का विकास एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब तक मानव नहीं आएगा तो इतिहास कौन लिखेगा। इसलिए इतिहास लिखने के लिए मानव का होना जरूरी है। तो भाई मानव कैसे आया, इसका विकास कैसे हुआ। यद्यपि यह बायोलॉजी का विषय, बायोलॉजी से संबंधित तथ्य है या विषय है, लेकिन जीएस में थोड़े शब्दों में थोड़े सी तथ्य जानना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बायो नहीं पढ़ा रहा या बायो से संबंधित मैं कोई बात करने नहीं जा रहा। मैं आपको ये स्पष्ट करने जा रहा हूं बड़ी संक्षिप्त रूप में कि आखिर मानव का विकास कैसे। पुरातत्वविदों के अनुसार, इतिहासकारों के अनुसार, इतिहास लिखने से पहले उन्होंने थोड़ा सा इस पर अपना प्रकाश डाला है कि आखिर मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्या वर्तमान में जो मानव है वह एकाएक आया या इसका क्रमिक विकास हुआ। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जाता है कि इनका क्रमिक विकास हुआ। इसके संदर्भ में इस प्रकार से इतिहासकारों ने अपना विवरण प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि आज से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 करोड़ वर्ष 3 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के सघन जंगल, आप देखिए ज्योग्राफी के आधार पर आप देखिए, पहले आप अपने मन में देख लीजिए, अफ्रीका को देखिए। अफ्रीका के सघन जंगल में, अफ्रीका के सघन जंगल में, सघन जंगल में, अफ्रीका के सघन जंगल में महाकपि वर्ग का उदय हुआ था। देखिएगा, महाकपि वर्ग, महाकपि वर्ग का उदय, महाकपि वर्ग का उदय हुआ था। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, प्राइमेट्स कह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमेट्स। यही क्या कहलाता है, प्राइमेट्स कहलाता है। यही प्राइमेट्स कहलाता है, प्राइमेट्स, यही प्राइमेट्स कहलाता है। तो अब सवाल यहां पर यह है कि अफ्रीका के जंगल में ही महाकपि वर्ग का उदय क्यों हुआ। आप यदि ज्योग्राफी के आधार पर देखेंगे तो अफ्रीका उष्णकटिबंधीय 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 जलवायु का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, जलवायु का ये क्या है, ये क्षेत्र है। और जब उष्णकटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र होगा तो इसके मध्य से विषुवत रेखा गुजरी हुई है। इसके मध्य से विषुवत, ये विषुवत रेखा ये गुजरी हुई है। और उतना ही नहीं कहा जाए, आप देखिएगा तो ये एक ऐसा महादेश है जहां से कर्क रेखा, जहां से कर्क रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा भी गुजरती है, एवं मकर रेखा भी यहां से गुजरती है। ऐसा होने से क्या होता है भाई, ऐसा होने से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य की किरण सदैव, सूर्य की किरण, सूर्य की किरण सदैव अफ्रीका पर क्या पड़ता है, ये लंबवत पड़ता है। और जब लंबवत पड़ेगा तो स्वाभाविक बात है, वेरी नेचुरल मैटर इज दैट, जैसा कि आप जानते हैं, सही बच्चे इस बात से वाकिफ हैं, उसमें मेरा कुछ भी कहना नहीं है कि यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। यहाँ अत्यधिक, अत्यधिक यहाँ क्या पड़ेगी, ये गर्मी पड़ेगी।
और जब अत्यधिक गर्मी पड़ेगी तो स्वभावतः यहाँ का वातावरण गर्म हो जाएगा, यहाँ का वातावरण ये गर्म हो जाएगा। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। यहाँ पर संवहनीय, ये क्या होती है? वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेन। ज्योग्राफी के आधार पर यह कहा जाता है कि सुबह से 12 बजे तक होते होते यहाँ पर काले काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं और ठीक 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच प्रचंड वर्षा शुरू हो जाती है। और ऐसी वर्षा केवल एक दिन नहीं होती है, ये सालों भर होती है, ये सालों भर होती है। अब समझने वाली बात है कि यदि सालों भर वर्षा होवे तो क्या रिजल्ट होगा भाई? व्हाट विल बी रिजल्ट? इसका मूल मकसद ये है, ये केवल रिजल्ट की ही बात मत करिए, एकदम दृष्टिगोचर होता है, इसका परिणाम सामने होता है कि यहाँ पर सघन वनस्पति, एकदम डेंस फॉरेस्ट, सघन वनस्पति यहाँ पर क्या होता है? उगने लगता है। विशाल जंगल, सघन जंगल का क्या होता है? निर्माण होता है। और इतनी वनस्पतियां उगती हैं कि सामान्य रूप से इसको हटाना संभव नहीं होता है। और जब निरंतर गति से वर्षा हो, तापमान बढ़े, आर्द्रता हो, उष्णता हो, तो ऐसी स्थिति में केवल वनस्पति ही नहीं इनके अलावे अनवांटेड क्रिएचर भी जन्म लेता है। अनचाहा जीव भी यहाँ पर क्या लेने लगता है? जन्म लेने लगता है। तो इसी का परिणाम था, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्लाइमेट। क्या परिणाम था? प्राइमेट्स का पैदा होना, प्राइमेट्स का जन्म होना। और जब यहाँ पर महाकपि वर्ग का उदय हुआ तो महाकपि वर्ग की संख्या में वृद्धि होते चली गई। और जब महाकपि वर्ग पैदा हुआ तो कहता है ये कौन घास के मैदान में पैदा हुआ था? तो कहता है सवाना घास के मैदान में पैदा हुआ था। ये सवाना घास के मैदान में ये पैदा हुआ था, सवाना घास के मैदान में पैदा हुआ था। इसलिए जब सवाना घास के मैदान में पैदा हुआ था तो भाई सवाना घास कैसा है भाई? तो कहता है ये काफी सघन होता है, लंबा होता है, कठोर होता है और बड़ा धारदार होता है। इसे ही वन्य जीवों का अभयारण्य कहा जाता है। इसलिए मानव का जो, हम लोग प्राइमेट्स का जो सबसे पहले उदय हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ये सवाना घास के मैदान में हुआ था। तब अब कहना यह है कि आखिर जब ये ठीक है, ये सवाना घास के मैदान में ये जन्म ले लिया, तब इसके बाद क्या? सवाल यहाँ पर यह है कि धीरे धीरे अनुकूल जलवायु पाकर इनकी जनसंख्या बढ़ते चली गई। और जब अनुकूल जनसंख्या पाकर इनकी जनसंख्या बढ़ते चली गई तो कालांतर में इनके सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई। और कहता है पुरातत्वविदों का, इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग धीरे धीरे जंगल छोड़ने के लिए विवश हो गए। तो अब यहाँ पर सवाल है कि आखिर ये जंगल क्यों छोड़ने लगा? आखिर ये जंगल क्यों छोड़ने लगा? जंगल छोड़ने का कारण क्या था? अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हुआ है कि व्हाट वाज दैट कॉज, क्या कारण था। लेकिन अनुमान है, तर्क है, अकॉर्डिंग टू इन्फेरेंस, अकॉर्डिंग टू लॉजिक, ये तर्क है कि हो सकता है, इट मे बी, नंबर 1 इज दैट जंगल छोटा पड़ गया होगा। सेकंड थिंग इज दैट कि जंगल में भोजन की कमी हो गई होगी, और नंबर 3 बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए
बढ़ती हुई प्राइमेट्स की जनसंख्या के लिए यह जंगल उपयुक्त नहीं रहा होगा, यह उपयुक्त नहीं रहा होगा। और सबसे अंतिम बात है, लास्ट मैटर इज दैट, हो सकता है कि पर्यावरण में बदलाव आ गया होगा, हो सकता है पर्यावरण में बदलाव आ गया होगा, बदलाव बदलाव आ गया होगा। और इसी पर फोकस सबसे ज्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट मे बी पॉसिबल when environment will be changed, mostly creature can't survive at that circumstances। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है, वेरी नेसेसरी इज दैट, कि पर्यावरण किसी भी जीवों के लिए अनुकूल होना चाहिए। यदि वह अनुकूल नहीं है तो फिर वो नहीं रह सकता है। जैसे ही पर्यावरण में बदलाव हुआ, ये महाकपि वर्ग यहाँ से जंगल को छोड़ना शुरू कर दिया, जंगल को छोड़ना ये क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इसी क्रम में कई जीवों का उदय माना जा सकता है। इसमें सबसे पहला जो था दैट इज रामापिथेकस। सबसे पहला था, ये था ये रामापिथेकस। ये सबसे पहला था, ये रामापिथेकस। तो रामापिथेकस क्या था भाई, मैं बहुत अधिक कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये जीएस की बात है। तो इसमें रामापिथेकस के बारे में जो मेन फीचर है, तो कहता है एक छोटा सा सुकुमार जीव था। ये छोटा सा, ये क्या था, सुकुमार, ये छोटा सा सुकुमार जीव था। और ये इनकी जो शारीरिक संरचना थी, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिएचर, वो कैसा था, वो वृक्ष पर रहने के लायक था। वो वृक्ष पर रहने के लायक था। ये वृक्ष पर रहने के लायक था। ये इनके सामने सबसे बड़ी बात ये हुआ कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए। जब ये जंगल छोड़ करके बाहर चलने के लिए तैयार हुए, तो आगे इन्होंने क्या देखा, खाली मैदान देखा। ये क्या देखा, खाली मैदान देखा। तो जैसे ये खाली मैदान देखा, इनकी हिम्मत काम नहीं की कि भाई मैं खाली मैदान में कैसे रख सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे छुपा सकता हूँ, मैं आपको अपने आप को किस प्रकार से इस खुले मैदान में सरवाइव कर सकता हूँ। एक प्रकार का डर इनके दिमाग में, इनके दिल में, इनके जेहन में समा गया। स्वाभाविक है, इसने अपना एक अलग तौर तरीका निकाला। और जब तौर तरीका निकाला तो इन्होंने निवास करने के लिए चुना, एक ऐसे जगह को चुना जो कि मैदान और जंगल के बाउंड्री लाइन पर था। मैदान और जंगल के बाउंड्री लाइन पर था, ताकि ये मैदान का भी हवा ले सके, मैदान का भी आनंद उठा सके, और यदि किसी प्रकार का दिक्कत हो तो दौड़ करके जंगल में प्रवेश कर सके। इसीलिए ये जो बाउंड्री लाइन पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। तो ऐसे जीव जो कहलाए, मैं नृविज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य शब्द में कह रहा हूं, ऐसे जीव जो कहलाए वो क्या कहलाए, रामापिथेकस। यही ये क्या कहलाया, ये रामापिथेकस कहलाया, ये रामापिथेकस कहलाया। इसके बाद दूसरे स्टेज पर कौन आया भाई, जब समय बीता, धीरे धीरे समय बीतते चला गया, परिस्थितियां बदलते चली गई, पर्यावरण में बदलाव हुआ, और इसके आगे जो दूसरा क्रम बना वो क्या कहलाया, वो कहलाया, वो ऑस्ट्रोपिथेकस कहलाया। वो क्या कहलाया, वो ऑस्ट्रोपिथेकस कहलाया। ये पिथेकस, ये ऑस्ट्रोपिथेकस कहलाया। ऑस्ट्रोपिथेकस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है भाई, ऑस्ट्रोपिथेकस की सबसे बड़ी विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑस्ट्रोपिथेकस, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूर्ण रूपेण जंगल मैदान में निवास करने लगा। ये पूर्ण रूपेण मैदान में निवास करने लगा। ये पूर्ण रूपेण मैदान में निवास करने लगा। तो जब ये मैदान में निवास करने लगा,
तो मैदान में तो सघन जंगल तो था नहीं, सघन जंगल तो था नहीं, यहाँ पेड़ पौधे का अभाव था। अब इनका लटकना झटकना, पेड़ पर चढ़ना उतरना, ये सारी क्रियाएं क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब ये क्रियाएं बंद होती हैं तो स्वभावतः इनकी शारीरिक संरचना पर भी अंतर पड़ गया, इनके शारीरिक शारीरिक संरचना पर भी क्या पड़ा, ये प्रभाव पड़ा। और जब शारीरिक संरचना पर प्रभाव पड़ा तो इस स्थिति में इनके शरीर में बदलाव आया। तो वो बदलाव क्या आया भाई, व्हाट वाज द चेंज, क्या बदलाव था? एकदम दो बात, आप महत्वपूर्ण बात है वो, उसको आप दिमाग में जड़ लीजिए, एकदम दिमाग में उसको सेट कर लीजिए। नंबर वन बदलाव ये आया कि इनका जो पूंछ था वो गायब हो गया, इनका जो पूंछ था वो क्या हो गया, वो गायब हो गया, इनका पूंछ ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। और ये धीरे धीरे ये क्या होने लगा, अब मैदान में ये धीरे धीरे अब इनका जो लटकना झटकना था वो बंद हो गया, ये बंद हो गया। और तीसरी बात इनका ये हुआ कि जो आगे का जो पैर था वह पैर धीरे धीरे वो क्या होने लगा, छोटा होने लगा, वो धीरे धीरे वो छोटा होने लगा, वो छोटा होने लगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, भारी बदलाव आया। और ये बदलाव आगे की ओर दर्शाता है कि कैसे ये आहिस्ते आहिस्ते मानव का रूप लेने जा रहा था। थर्ड स्टेज में इसका कौन आया भाई, थर्ड स्टेज में आया होमो इरेक्टस। थर्ड स्टेज में इनका हम लोग देखते हैं, ये है होमो होमो इरेक्टस, ये थर्ड स्टेज इसका है होमो इरेक्टस। यहां दो शब्द से बना है, वो नंबर वन थिंग इज दैट होमो, ये है होमो, और दूसरा है इरेक्ट, इरेक्ट, इरेक्ट। तो इंग्लिश के अनुसार, इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार टू इरेक्ट का अर्थ होता है खड़ा होना, टू इरेक्ट, टू इरेक्ट का अर्थ है खड़ा होना, ये खड़ा होना। अब ये प्राणी मैदान में जब रहने लगा, when started to live in plain area, तब धीरे धीरे ये अर्ध उत्तान अवस्था में खड़ा होकर के चलने लगा, अर्ध उत्तान अवस्था में खड़ा होकर चलने लगा, अर्ध उत्तान अवस्था, अर्ध उत्तान अवस्था में खड़ा होकर चलने लगा, अर्ध उत्तान अवस्था में खड़ा होकर चलने लगा। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि अब धीरे धीरे वो आधा झुककर वो चलने लगा, आधा झुककर वो चलने लगा। जब वो आधा झुककर चलने लगा तो स्वाभाविक बात है कि जो अगला पैर था वो धीरे धीरे हाथ में बदलने लगा, वो धीरे धीरे किस में बदलने लगा, वो हाथ में बदलने लगा। बायो के अनुसार, बायो के अनुसार आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, बायो के अनुसार आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वही अंग कार्य करता है जिनका उपयोग होता है। अब धीरे धीरे इसका अगला पैर का कार्य बंद होने लगा, तो स्वाभाविक बात है कि अकॉर्डिंग टू बायो ये क्या हुआ, धीरे धीरे समाप्त हो गया। जैसे कि मैं आपको कहूं, मानव में एक अपेंडिक्स होता है। अब अपेंडिक्स का कार्य नहीं है, क्यों नहीं है, इसका कोई कार्य नहीं है, मानव जीवन में इसका कोई कार्य नहीं है। यह बिल्कुल क्या हो गया है, अवशिष्ट अंग हो गया है। वही अंग जिंदा रहता है जिसका उपयोग होता है। जैसे कि मैं बोलूं, आपका ये पिन्ना है, आप इस पिन्ना को देखिए, कालांतर में ये पिन्ना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा, इस पिन्ने का कोई कार्य नहीं है, आप इसको हिला नहीं सकते हैं, आप स्वतः हिला नहीं सकते हैं। तो सवाल यहां पर है, क्या पशु में रहेगा? हाँ, पशु में रहेगा। क्यों? वो पशु अपने कान को किसी का आवाज सुनते हुए या कोई कार्य को देखते हुए अपने कान को खड़ा कर लेता है। इसका मतलब है वहां पर वो एक्शन में है,
लेकिन आप अपने पिन्ना को खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते यह पिन्ना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब ये पिन्ना समाप्त हो जाएगा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह अवशिष्ट अंग हो गया। इसी प्रकार से जो इस अवस्था में जो आगे का पैर था वह धीरे धीरे हाथ में बदलने लगा, और जब वो हाथ में बदलने लगा तो उनकी संरचना में परिवर्तन हुआ। अब ये हम लोग किधर की ओर, ये लोग किधर की ओर बढ़ रहे थे, वर्तमान मानव का स्वरूप लेने के लिए आगे की ओर चल रहे थे। इसका फोर्थ स्टेज है, इसका फोर्थ स्टेज नियांडरथॉल। इसका फोर्थ स्टेज है ये, दैट इज फोर्थ स्टेज इज दैट इज नियांडरथॉल। ये इसको हम लोग फोर्थ स्टेज कहते हैं, ये कहते हैं नियांडरथॉल। ये है नियांडर, ये है नियांडरथॉल। इसका हम लोग चौथा बात देखते हैं, फोर्थ स्टेज इज दैट नियांडरथॉल। नियांडरथॉल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, ये कैसा था भाई? नंबर 1 सबसे बड़ी विशेषता थी, ये एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलने लगा। ये सीधा सीधा खड़ा होकर ये क्या हुआ, ये चलने लगा, ये सीधा खड़ा होकर चलने लगा। सेकंड विशेषता इनकी ये थी कि भाई इसके संपूर्ण शरीर पर सघन बाल था, संपूर्ण शरीर पर एकदम क्या था भाई, सघन सघन बाल था। और तीसरी बात ये था, ये तीसरी बात इसमें क्या था, ये इसका शरीर दैत्याकार था, एकदम दैत्याकार था, दैत्याकार था, दैत्याकार था। और जो इनका सबसे बड़ी विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इनका मस्तिष्क मानव सदृश हो गया। मस्तिष्क मानव सदृश, मस्तिष्क मानव सदृश हो गया। यहीं पर सबसे बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। दिस वॉज द ग्रेट चेंज एट दिस स्टेज। और इसका मानव के समान इनका मस्तिष्क हो गया। और मैं आपको बोलूं, मानव के समान इसका मस्तिष्क हो गया, और मैं बोलूं कि यदि ऐसा मस्तिष्क हो जाए तो स्वाभाविक बात है इनके विचार में क्या आएगा, बदलाव आएगा। इनके विचार में क्या आएगा, ये बदलाव आएगा। तो जब इसके विचार में बदलाव आएगा तो अब ये अपनी सुरक्षा के लिए ये क्या करना शुरू कर दिया, ये सदैव अपने हाथ में एक बहुत बड़ा डंडा रखता था, एक बहुत बड़ा डंडा रखता था। और इस डंडे का उपयोग किसके खिलाफ करता था? हिंसक प्राणियों के खिलाफ करता था। किन के खिलाफ करता था? जंगली जानवरों के खिलाफ करता था। इस प्रकार से नियांडरथॉल के बाद जो अगला स्टेज इसमें आता है वो है होमोसेपियंस। वो है होमोसेपियंस, वो है होमोसेपियंस। ये होमोसेपियंस को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव। यही है आधुनिक, यही है आधुनिक मानव, यही है आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जो कि अभी हम लोग वर्तमान समय में, इसी को कहा जाता है प्रबुद्ध मानव, इसी को कहा जाता है प्रबुद्ध मानव। यही प्रबुद्ध मानव है, यही वर्तमान समय का मानव है। और इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें इसमें क्या है? इसमें बुद्धि है, इसमें बुद्धि है, इसमें विवेक है, इसमें विवेक है। और हर हमेशा ये परिस्थिति से लड़ने की क्षमता रखता है, परिस्थितियों का सामना करता है। जैसे कि मैं मजाक में आपसे कहूं कि जब ईश्वर ने अंधकार दिया तो मानव ने इसे चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और बिजली बना ली, और बल्ब बना लिया, मरकरी बना लिया, और इसके माध्यम से सदैव के लिए प्रकाश को अपने मुट्ठी में कर। ये तो मैं बहुत आगे की बात कह दिया। पत्थर को रगड़ करके इसने प्रकाश प्राप्त कर लिया। ये चैलेंज था। यस, आई हैव नॉलेज, आई कैन सर्च what will be the diagnosis of this problem. If any problem will come before me,
आई कैन सॉल्व इट। जैसे कि मैं बोलूं, जंगली जानवर आया, उसको पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दिया, वो गुर्राते रहा, हाथी ने चिंघाड़ा, जंजीर से बांध दिया। मानव की बेहतरी के लिए यह हमेशा अपना उपाय सोचते रहा, इसीलिए तो इसको प्रबुद्ध मानव कहा गया है। अब लाठी नहीं, हमारे पास कलम है, ताकि मैं अपने विचार से, मैं अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने जीवन को बेहतर कर सकूं। मेरे नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि प्रबुद्ध मानव किसी के शरीर पर कब्जा नहीं करता है। प्रबुद्ध मानव किसी को विचार के द्वारा बांधता है, विचारों के द्वारा बांधता है। आज दुनिया में यदि बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, स्टार्टेड ग्रेट रेवोल्यूशन, तो जो थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उसने कभी भी आपको बांधने का प्रयास नहीं किया। उसने विचार के माध्यम से आपको अपने तक पहुंचा लिया, और इसी विचार के द्वारा संसार के लिए एक नई क्रांति पैदा कर दी, और हमेशा सुकून, चैन, समानता, बंधुत्व की बात शुरू कर दी। इसलिए प्रबुद्ध मानव किसी को बांधता नहीं है, अपने विचारों के माध्यम से बांधता है। यह है प्रबुद्ध मानव। इसी को विज्ञान में कहा जाता है, यही होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, यही आधुनिक मानव है। और इस प्रकार से मानव का दौर चला, और देखते देखते हम लोग यहां तक पहुंच गए। गांव घर में भी लोग बोलता है, दादी माँ भी बोलती है कि भाई आप क्या हैं? आप बंदर के बच्चे हो। आप किनके बच्चे हो? बंदर के बच्चे हो। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी प्राइमेट्स, आप बंदर के बच्चे हो। इसका मतलब है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? बिलोंग्स प्राइमेट फैमिली, प्राइमेट्स फैमिली। लेकिन समय बदलते चला गया, परिस्थितियां बदलते चली गई, पर्यावरण बदला, हमारी शारीरिक संरचना बदली, और हम बंदर से सुंदर बन गए। हम बंदर से क्या बन गए? सुंदर बन गए। और हमारे पास बुद्धि, विवेक, ये सब कुछ घर कर गया, और आज हम प्रबुद्ध मानव कहलाते हैं। यही क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ मैन। यही मानव का विकास का क्रम यही इसी प्रकार से चला। हो सकता है आगे भी हम बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि अभी जो मेरा शेप एंड साइज है यह कांस्टेंट रहेगा, ये इसी अवस्था में रह जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों नहीं गारंटी है? इसलिए गारंटी नहीं है कि परिस्थितियां बदल रही है, पर्यावरण बदल रहा है, और हमारी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आएगा, ऐसा बायोलॉजिस्ट का मानना है। और अगला क्षण क्या होगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे कि मैं बोलूं, आप डायनासोर को देखिए, आप डायनासोर को देखिए, डायनासोर को देखिए। तो कहा जाता है कि डायनासोर बहुत विशाल था, ये बहुत विशाल प्राणी थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इसका क्या हो गया? ये अंत हो गया। और जब धीरे धीरे इसका अंत हुआ, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हुआ? समाप्त हो गया। और आज इसका जो पीढ़ी है, इसके संबंध में बायोलॉजिस्ट का मानना है कि छिपकली है। ये क्या है भाई? ये छिपकली है। लोक कथा में, कहानी में हम लोग लिलीपुटियन की भी बात करते हैं। हम लोग लिलीपुटियन की बात करते हैं। लिलीपुट, लिलीपुट का सामान्य अर्थ में यही माने समझा जाता है, छोटा। और यदि मैं आपको बतलाऊं तो भाई इस क्रम में हम लोग बदलते चले जाएंगे, और जैसे जैसे यह बदलाव आता है वो आगे का इंतजार करें कि अगला स्टेज क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज, व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेज। इस बात को आप ध्यान में रखे रहेंगे। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे, इसके संदर्भ में विशेष बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी।